हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। इस चैप्टर के हम 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। वो क्या है उस पर हम बता दें तो सबसे पहले जो परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं इसको समझेंगे। आणविक द्रव्यमान क्या होता है इसको समझेंगे, जिसे हम किसे अणु भार के भी नाम से जानते हैं। तीसरा हमारा तुल्यांकी भार क्या होता है इसको भी हम समझेंगे। हाँ, मैं जानता हूं कि आप सभी फोकस कर रहे होंगे कि सर यहाँ पे फिजिक्स लिखा गया है और आप हमें केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल जी, मैं ये मानता हूँ यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है ना, थंबनेल बनाने में। बट कोई नहीं, मैं जब ये वीडियो पोस्ट करूँगा तो उस समय पर ऊपर आपको केमिस्ट्री लिखा हुआ मिल जाएगा, उसके लिए आप परेशान नहीं होंगे। फिलहाल मतलब यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, केमिस्ट्री होना चाहिए, तो इसके लिए आप परेशान नहीं होंगे। समझ के होंगे ना, सुन लिए तो आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए जी, हम तीनों टॉपिक पर मोस्टली फोकस कर लेते हैं। रसायन विज्ञान के कुछ मूल अवधारणाएं चैप्टर 1 हम पढ़ रहे हैं, इतना फोकस कीजिएगा। लेक्चर 12 है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो हम यहाँ पे क्या जानेंगे, सबसे पहले हम यही जानेंगे कि परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं जी। परमाणु द्रव्यमान कहें या परमाणु भार कहें, दोनों बात एक ही है। देखिए, हालांकि परमाणु द्रव्यमान का या परमाणु भार का बहुत सारे डिफिनेशन है, ठीक है, जिसको कार्बन 12 के रूप में भी आप डिफाइन कर सकते हैं। बट बहुत सारे स्टूडेंटों को मैं देखता हूं कि वो समझ में परिभाषाएं नहीं आती, तो इसीलिए हम जो सिंपल परिभाषाएं हैं जिससे सभी को समझ में आ जाए वही हम परिभाषा आपको बताएंगे। जो कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों का द्रव्यमान। देखिए, कोई भी परमाणु है तो किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों का द्रव्यमान और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योगफल को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। मतलब सिंपल सा यहाँ पे बात आपको क्या समझा दिया गया, यहाँ पे आपको बात ये समझा दिया गया है कि जो परमाणु द्रव्यमान है, इसका फॉर्मूला इन्होंने बता दिया कि न्यूट्रॉनों की संख्या, यहां पे पहले हम इसको लिख देते हैं प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और प्लस हम लिखते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे सर इसको आगे लिख देंगे, इसको पीछे तो कोई दिक्कत है। अरे भैया, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी हमने इस सिस्टमैटिक तरीके से लिखा है क्योंकि इसका द्रव्यमान अधिक होता है, तो मैंने अधिक वाले को पहले लिख दिया, बाद वाले कम वाले को बाद में लिख दिया। बट दोनों को आगे पीछे हम लिख सकते हैं क्योंकि प्लस का चिन्ह है, तो ठीक है ना। तो ये इसका सबसे पहले क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है। माफ़ी चाहूँगा, सर्दी थोड़ी सी मुझे हो गई है, बट कोई नहीं जी, आपको ये टॉपिक समझाएंगे हम। तो यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पे केवल अंतर यही है कि हम यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या ले रहे हैं, बट परिभाषा में हम संख्या नहीं कहेंगे, प्रोटॉनों का द्रव्यमान कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोटॉनों का द्रव्यमान कहेंगे, ठीक है ना। यही केवल अंतर यहाँ पे परिभाषा में केवल चेंज किया गया है, ठीक है। तो वही बात हम कह रहे हैं कि कोई भी परमाणु है, यहाँ पे ये कोई भी मान लेते हैं, सपोजेट ये परमाणु है, तो हम यही कह रहे हैं कि किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों का द्रव्यमान और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योगफल को हम क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। समझ गए ना। तो प्रोटॉनों की संख्या ना कहकर प्रोटॉनों का द्रव्यमान कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे परमाणु संख्या की बात नहीं हो रहा है, परमाणु द्रव्यमान की बात हो रही है या परमाणु भार की बात हो रही है, तो हम द्रव्यमान में ही लेंगे, ठीक है ना। तो आप क्या बोल देंगे कि किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की द्रव्यमान और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योगफल को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है ना। और संख्या, इसका फॉर्मूला आप यही लिखेंगे, परमाणु द्रव्यमान इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यही लिखा गया है, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों का द्रव्यमान और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योगफल को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ये 100% ये जो परिभाषाएं है ना, ये सही है,
ठीक है ना। बट यहाँ पे अगर ऐसे आप कह देते हैं कि किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, तो ये सही तो है, बट अगर रियल देखा जाए तो ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम यहाँ पे द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, तो प्रोटॉनों की संख्या ना लेकर हम द्रव्यमान में ही नापेंगे, ठीक है ना। तो ये मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा, जैसे ऑक्सीजन 816 लिखते हैं, तो इतनी बात बेसिक आपको पता होना चाहिए। जो नीचे लिखाता है इसे हम परमाणु क्रमांक कहते हैं या परमाणु संख्या कहते हैं, या क्या कहते हैं, परमाणु संख्या। और जो ऊपर लिखाता है इसको हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है ना, या परमाणु भार कहते हैं। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि इस तरीके से लिखा जाता है, तो संकेत में जो ऊपर होता है यही है परमाणु द्रव्यमान। तो यही परमाणु द्रव्यमान है जी, आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, इतनी बात मैं बता दूं, परमाणु द्रव्यमान इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या होती है प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल होता है। यहाँ पे एक और बात याद रखेंगे कि प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है। तो ये एक पॉइंट्स ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि प्रोटॉनों की संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। यहाँ पे एक और बात मैं बता दूं कि जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु, यहाँ पे ये सब बात ध्यान रखिएगा, परमाणु क्रमांक होता है वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। ये भी पॉइंट्स आप याद रखेंगे कि जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर हो गया। इससे क्या पता चला? इससे ये हमें पता चला कि ये ऑक्सीजन है तो इसका परमाणु क्रमांक 8 है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 8 है। और जानते हैं हम परमाणु क्रमांक जो है वो इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक 8 है तो इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या 8 होगा, बिल्कुल सही बात है। और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है इसका मतलब प्रोटॉनों की भी संख्या के बराबर होता है ना इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इसका मतलब प्रोटॉनों की भी संख्या 8 ही है। तो ये बात आपको भूलना नहीं है कि परमाणु क्रमांक ही प्रोटॉनों की भी संख्या होती है और इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या होती है, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज थे जो कि हमने देने का प्रयास किया है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है अणुभार, जिसे हम आणविक द्रव्यमान के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे याद रखेंगे आणविक द्रव्यमान कुछ इस प्रकार लिखाता है, तो इस तरीके से आप लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आणविक, ठीक है ना। हालांकि टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगला आते हैं आणविक द्रव्यमान या पर अणुभार क्या होता है। तो देखिए इसका भी बहुत तरीके से डिफाइन किया गया है, बट जो सिंपल है वही हम बता रहे हैं कि किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान के योगफल को अणुभार कहते हैं। मतलब कोई भी अणु हम ले लेते हैं, जैसे कि अणु हमने यहाँ पे ले लिया HCl। यहाँ पे हम एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे एक हमने एग्जाम्पल ले लिया है HCl का। HCl क्या है? एक अणु है। तो HCl में अणु है कि नहीं है? तो इसमें कौन कौन से यहाँ पे परमाणु हैं? तो एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। ये दो परमाणु यहाँ पे हैं, एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है, ठीक है ना। तो यही कह रहे हैं कि किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं का परमाणु द्रव्यमान। अब परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन का कितना होता है जी? हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, और क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। और इनके योगफल को अगर योग कर देते हैं 35 एक 36.5 आ जाएगा। तो ये 36.5 AMU एटॉमिक मास यूनिट, यही हमारा क्या हो जाएगा? अणुभार या आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये क्या है? ये हमारा अणु है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं। ये हमारा क्या है? परमाणु है, अणु में उपस्थित सभी परमाणु हैं। और ये हमारा क्या है? ये परमाणु भार है, परमाणु भार है। तो समझ में आ रहा होगा आपको कि किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान के योगफल को हम क्या कहते हैं? अणुभार कहते हैं।
तो किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान के योगफल को ही हम अणुभार कहते हैं। ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं अणुभार का भी डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। इस तरीके से हम बहुत सारी चीजों को ले सकते हैं, जैसे कि H2 एक अणु है, तो इसका अगर हम निकालें H2 का, तो देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो एक हाइड्रोजन प्लस एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन जो है इसका अणुभार कितना होता है, इसका परमाणु भार एक ही होता है और इसका भी परमाणु भार एक होता है। दोनों को जोड़ दिए 2 AMU आ गया, तो 2 AMU क्या हो गया, इसका अणुभार हो गया है। ठीक है ना। ठीक है। अगर हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे NH3 है, तो यहाँ पे अमोनिया है NH3, तो अगर हम इसका देखें तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन है और एक क्या है, हाइड्रोजन है 3 मात्रा में। तो अगर हम ये परमाणु, 2 परमाणु से ये मिलकर ये बना हुआ है अमोनिया, एक नाइट्रोजन का परमाणु और 3 हाइड्रोजन के परमाणु। तो देखिए नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 दूना 14, एक 7 दूना 14, एक 15, तो 7 दूना 14 इसका हो जाएगा और हाइड्रोजन का 4 हो जाता है, सॉरी 3 हो जाएगा ना, तो 14 7 17 AMU, तो 14 AMU इसका हो जाएगा ना। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे आप समझे ना, जैसे नाइट्रोजन का जो अणु है, अणु के ये परमाणु हैं, तो किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमान, तो देखिए नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान होता है 14 होता है, पता ही है परमाणु द्रव्यमान। हाइड्रोजन का 1 होता है बट 3 है, तो 3 एकम में 3 हो जाएगा, तो 14 3 17, तो 17 AMU क्या हो गया, यह हमारा जो क्या हो गया, अणुभार हो गया। जैसे और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या कर सकते हैं, सोडियम यहाँ पे एक तो सोडियम है और एक क्या है हमारा, एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है। तो सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यही 3 है। तो अब ध्यान से समझेंगे, सोडियम का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान, तो सोडियम Na11 22 23 होता है। ठीक है ना। सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 होता है। तो 23 और 10, यहाँ पे 1 7 3 10 का 0 और 3 1 4, मतलब 40 आ जाएगा AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो ये हमारा हो गया जी NaOH का अणुभार निकालना। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। जैसे और भी हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे H2O एक अणु है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो H 2 मात्रा में है, ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो H का तो अणुभार हम जानते हैं, हाइड्रोजन का अणुभार 1 होता है, परंतु 2 संख्या है तो 1 गुणे 2 हम लिखने से अच्छा है कि हम 2 लिख देते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये देख लिए तो 18 AMU आ गया। तो ये हमारा आणविक द्रव्यमान या अणुभार निकालना हमने बता दिया किस तरीके से निकाला जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हमने बताया है, मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। स्क्रीनशॉट। तो इस तरीके से आप अणुभार या आणविक द्रव्यमान निकालना सीखेंगे। अगला हमारा आता है तुल्यांकी भार। ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ नहीं कह रहा है, कह रहा है कि किसी तत्व, यौगिक या आयन, कोई भी हो सकते हैं, कोई भी तत्व है या यौगिक है या आयन है, तो किसी तत्व, यौगिक या आयन का वह द्रव्यमान जो 1 ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन और 35 ग्राम क्लोरीन 35 ग्राम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करने में सक्षम होता है, तो उसे उसका क्या कहते हैं, तुल्यांकी भार कहते हैं। मतलब ये कह रहा है कि कोई भी तत्व है, यौगिक है या आयन है, तो उसका वह द्रव्यमान जो 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन और 35 ग्राम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करने में सक्षम होगा। इन सभी के साथ अभिक्रिया करने में ये तत्व या यौगिक या आयन यदि सक्षम होगा, सामर्थ्य होगा, तो वही उसका क्या कहेगा, तुल्यांकी भार कहलाएगा।
तो आप बोल सकते हैं ना कि किसी तत्व यौगिक या आयन का वह द्रव्यमान जो 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन और 35 ग्राम क्लोरीन से अभिक्रिया करने में सक्षम होता है, तो उसे उसका तुल्यांकी भार कहते हैं। आप बोल देंगे, ठीक है ना। अब इसका याद रखेंगे, मैं आपको बता दूं, तुल्यांकी भार का एक फॉर्मूला होता है, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार का फॉर्मूला जो होता है वो होता है परमाणु द्रव्यमान अब बटे क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान बटे n होता है। देख लीजिए, तुल्यांकी भार इक्वल टू परमाणु द्रव्यमान बटे m होता है, ये आप याद रखेंगे। जहां पे जो n है ना, n, यहाँ पे n क्या हो सकता है, उस परमाणु की संयोजकता हो सकती है, परमाणुओं की संयोजकता हो सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो n है ना वो परमाणुओं पर उपस्थित आयन हो सकता है, उपस्थित आयन, या आयन ना लिखकर हम आवेश लिख सकते हैं, परमाणुओं पर उपस्थित आवेश। तो परमाणुओं पर उपस्थित जो आवेश होता है वो हो सकता है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे n या तो परमाणुओं की संयोजकता हो सकता है, या कोई आयन है तो उसकी आयनों पर जितना, मतलब उस पर आवेश होगा, कोई भी परमाणुओं पर जितना आवेश होगा वो n का मान हो जाएगा। मतलब को किसी का भी अणु भार निकालना है तो ये 2 चीजें हमें चाहिए। जैसे एग्जांपल से मैं आपको बताऊं, सोडियम है तो सोडियम का तुल्यांकी भार कोई हमसे पूछ दिया, तुल्यांकी भार कि सोडियम का तुल्यांकी भार आप बताइए, तो हम सबसे पहले सोडियम का परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे। तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान, तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान मान लेते हैं कि कितना हो जाएगा, सोडियम Na 11 दूना 22 23, तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है, तो हमने 23 लिख दिया। और यहाँ पे n है, तो देखिए सोडियम का जो हम कह सकते हैं, सोडियम पर कोई आवेश है नहीं है, तो इसका मतलब सोडियम की संयोजकता देखेंगे, और सोडियम की संयोजकता हम जानते हैं 1 होता है, 1 होता है ना। तो ये 1 से अगर 23 में भाग देगा तो ये 23 ही आ जाएगा, और 23 AMU एटॉमिक मास यूनिट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 23 तुल्यांकी भार हो जाएगा, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है। दूसरा हमारा आता है, जैसे कि हम आपको एग्जांपल दे सकते हैं, ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार। यदि आपसे कोई पूछते हैं ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार बताइए, तो आप क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन का पहले लिखेंगे परमाणु भार, तो ऑक्सीजन का 8 दूना 16 होता है ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, तो हम जानते हैं ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, तो 2 से भाग देंगे तो 2 8 16, मतलब 8 आ जाएगा, तो 8 AMU क्या हो जाएगा, 8 AMU तुल्यांकी भार हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि और भी हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे Na+ की तुल्यांकी भार, देख लीजिए, जो Na+ की तुल्यांकी भार, मतलब अब देखिए सोडियम जो परमाणु है इस पर जो आवेश है, तो ये आयन वाला हो गया ना, आयन वाला परमाणु है, तो इसका मतलब ये आयन है, तो इस पे कितना आवेश है, प्लस आवेश है, 1+ आवेश है। तो इसका मतलब सबसे पहले हम सोडियम का परमाणु भार लिखेंगे, तो परमाणु भार तो हम जानते हैं कि 23 होता है, और इस पर 1+ है ना, तो 1+ मतलब धनायन, मतलब परमाणु पर उपस्थित आवेश, तो यहाँ पे 1 धन आयन है, तो यहाँ पे 1 ही हम प्लस में 1 लिख देंगे, और 1 से अगर भाग देते हैं तो 23 AMU आता है, तो यही हमारा AMU हो जाएगा, आणविक द्रव्यमान, ठीक है, समझ गए ना। जैसे अदर और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हम ले सकते हैं मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम Mg, तो मैग्नीशियम पर 2+ है, तो मैग्नीशियम की तुल्यांकी भार अगर पता करना है, तुल्यांकी भार, तो मैग्नीशियम का सबसे पहले हम परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे, तो मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 24 होता है।
इस पर कितना आवेश है, 2 प्लस आवेश है, तो इसका मतलब 2 हम लिख देंगे। जितने होंगे आवेश उतना हम लिखेंगे, 4 होंगे तो 4, 2 है तो 2 लिख दिए। अब बताइए 2 से अगर काटे 24 तो कितने बार में कट जाएगा, 12 बार में, ठीक है ना। तो 12 हमारा AMU जो हो गया एटॉमिक मास यूनिट, ये हमारा क्या हो जाएगा, तुल्यांकी भार हो जाएगा। तो ये है हमारा तुल्यांकी भार निकालने का तरीका। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको परमाणु द्रव्यमान, फिर आणविक द्रव्यमान और तुल्यांकी भार ये आपको समझ में आए होंगे। आज के इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया है। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। दूसरी बात मैं कहूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से फिजिक्स और केमिस्ट्री का सीक्वेंस वाइज अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ, सबसे खास बात, यदि आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, कोई कोचिंग में, ट्यूशन में, आपको स्कूल में कोई टॉपिक है नहीं समझ में आया, जैसे कि तुल्यांकी भार नहीं समझ में आया, तो आप यूट्यूब पे लिखिएगा तुल्यांकी भार ब्रदर सर, इस तरीके से लिखकर सर्च करेंगे, वीडियो हमारे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ठीक है ना। तो चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।